बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर, बीए बीएससी पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ऑफ एशिया, और एशिया के अंदर उच्चावच का अध्ययन करेंगे। अब एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसकी विशालता के कारण इसमें अनेक धरातलीय स्वरूप मिलते हैं। इन धरातलीय स्वरूपों में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंदर प्राचीनतम चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। जो इसका उत्तरी भाग और दक्षिणी जो भाग है वो प्राचीनतम चट्टानों से बना हुआ है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की चट्टानों से है। इसके बीच में नवीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं जो वलित पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा नदी घाटियाँ के मैदान भी एशिया महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। ये विश्व के उपजाऊ मैदानों में से एक है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी अधिक देखने को मिलता है और नदी घाटियों के अंदर ही मानव की जो भी प्राचीन जो सभ्यताएं जो विकसित हुई हैं वो नदी घाटियों के मैदानों में विकसित हुई हैं। इसके अलावा एशिया की दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहाँ पर द्वीप समूह पाए जाते हैं और ये द्वीप समूह एक चाप के भांति पाए जाते हैं। इनको द्वीप समूह मालाएं कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में उष्ण और शीत मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो एशिया का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहाँ पर उष्ण मरुस्थल का अधिक विस्तार है और चीन के उत्तर में गोबी का मरुस्थल, ये ठंडे मरुस्थल के रूप में जाने जाते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम एशिया महाद्वीप को 5 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम पहला, दूसरा नदियों के मैदान, तीसरा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, चौथा उत्तर की निचली भूमि, पांचवा है द्वीप समूह मालाएं। अब एशिया महाद्वीप का ये मानचित्र प्रदर्शित किया गया है और इसको 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। तो उत्तर में यहाँ पर आर्कटिक महासागर पड़ता है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। अब ये उत्तर की निचली जो भूमि है, अब ये उत्तर की निचली भूमि एक त्रिभुजाकार रूप में पाई जाती है और इसके उत्तर में पाया जाता है आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर ओबे, येनिसी और लीना जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा निर्मित क्षेत्र है और यहाँ ये भाग अधिकांश दलदली क्षेत्र के रूप में पाया जाता है, क्योंकि जब आर्कटिक सागर के अंदर सागरीय जल बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन अधिक हो जाता है और यहाँ की नदियाँ सागरीय क्षेत्र में न गिर करके समीपवर्ती क्षेत्र में फैल जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ये भाग दलदली क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा जो भाग है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। तो ये अरब प्रायद्वीप है, ये भारतीय प्रायद्वीप है और ये दक्षिणी हिंद चीन प्रायद्वीप है। तो ये जो प्रायद्वीपीय जो भाग है ये भी प्राचीन चट्टानों से ही बना हुआ है, गोंडवाना लैंड के चट्टानों से ही माना जाता है। इसके बाद में ये मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का क्षेत्र होता है। यह पामीर की गांठ है। इस पामीर की गांठ से पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं। तो ये पामीर की जो गांठ है विश्व की छत कहलाती है, सबसे ऊंचा पठार है और इसे विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं। नेक्स्ट चौथा नदियों के जो मैदान हैं, तो एशिया महाद्वीप पे जो नदियों के जो मैदान पाए जाते हैं, ये इन नदियों के मैदानों में प्राचीन सभ्यताओं का भी विकास हुआ है, क्योंकि ये भाग हमेशा ही उपजाऊ रहे हैं। काप मिट्टी पाई जाती है और काप मिट्टी पाए जाने के कारण वो अधिक उपजाऊ, और अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर के अंदर सिंधु गंगा का मैदान है। यहाँ पर सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग के क्षेत्र पाए जाते हैं और यहाँ पर दजला फरात के मैदान पाए जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंदर नदियों के मैदान में एक प्रमुख भूमिका रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये द्वीप समूह मालाएं फैली हुई हैं जो इसके दक्षिण से लेकर के दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग की ओर चली गई हैं और एक चाप की भांति पाई जाती हैं, इसलिए इसको एक द्वीप समूह माला का नाम दिया गया है। तो पहला इसका जो भौतिक प्रदेश जो है वह है मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम। अब एशिया महाद्वीप के अंदर मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम जो पाया जाता है, इसकी एक अद्भुत विशेषताएं होती हैं। अद्भुत विशेषताएं इसलिए होती हैं कि एक पामीर की गांठ पाई जाती है इसके मध्य में जो विश्व की छत कहलाती है। इस पामीर की गांठ से विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं
अब ये मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम जो है एशिया के लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है और ये एशिया के लगभग 20% भूभाग को कवर किए हुए है। तो ये अब इस मध्यवर्ती पठार के अंदर विश्व की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो भी इसी मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम में मिलती है। अब पामीर की गांठ से निकलने वाली जो श्रेणियां होती हैं इनको मुख्य रूप से कई प्रकार से विभाजित किया गया है। तो प्रथम जो क्रम है ये पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इस क्रम के अंतर्गत निम्न पर्वत एवं पठार सम्मिलित हैं। अब उत्तर पश्चिम की ओर हिंदू कुश और एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी है। दक्षिण पश्चिम, अब ये एल्बुर्ज जो पर्वत श्रेणी है ये आर्मेनिया की गांठ पर समाप्त होती है। इसके बाद में दक्षिण पश्चिम की ओर से निकलने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं गिलगिट, सुलेमान, किर्थर और जैग्रोस पर्वत श्रेणी है। अब ये जैग्रोस जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो आर्मेनिया की गांठ पर समाप्त होती है। एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत के मध्य ईरान का पठार स्थित है। अब आर्मेनिया की गांठ के भी पश्चिम की ओर दो पर्वत श्रेणियाँ निकली होती हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण की ओर। तो उत्तरी पर्वत श्रेणी को पांटिक श्रेणी कहते हैं और दक्षिणी श्रेणी को टारस श्रेणी कहते हैं। अब पांटिक टारस श्रेणी के मध्य एशिया माइनर का पठार है जिसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। अब इसी प्रकार एल्बुर्ज और जैग्रोस जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनके मध्य भी पठार पाया जाता है जिसे ईरान के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये एशिया का पर्वत एवं पठार क्रम है। तो यहाँ पर ये पामीर की गांठ है। कौन सी गांठ है? पामीर की गांठ है। और इस पामीर की गांठ से देखो ये पश्चिमी पर्वत क्रम पाया जाता है। तो पश्चिम के अंदर एक तो उत्तर पश्चिमी भाग में और एक दक्षिण पश्चिमी भाग में। तो उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर तो हिंदू कुश और एल्बुर्ज पर्वत श्रेणियाँ हैं और दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर सुलेमान, किर्थर, जैग्रोस पर्वत श्रेणी है। अब ये एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी आर्मेनिया की गांठ पर समाप्त हो रही है और जैग्रोस पर्वत श्रेणी आर्मेनिया की गांठ पर समाप्त होती है। और एल्बुर्ज जैग्रोस पर्वत श्रेणी के मध्य ईरान का पठार पाया जाता है जिसको मैंने यहाँ पर 1 नंबर से प्रदर्शित कर रखा है। अब इसके बाद में जो आर्मेनिया की गांठ है, इस आर्मेनिया की गांठ से भी पश्चिम की ओर 2 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम में पांटिक है और दक्षिण पश्चिम के अंदर टारस पर्वत श्रेणी है। इनके मध्य भी एक पठार पाया जाता है जिसको मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिख रखा है। तो एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार कहलाता है। तो ये तो इसका हुआ पश्चिमी क्रम। इसके बाद में इसका जो दूसरा जो क्रम आता है वो दूसरा क्रम इसके दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है और इस दक्षिण पूर्व की ओर ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। अब ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक चाप की भांति फैली हुई है। अब इसकी 2 मुख्य शाखाएं हो जाती है, एक तो असम में चली जाती है और एक म्यांमार में चली जाती है। तो असम में जो पाई जाने वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो नागा, खासी, गारो, जयंती तथा पटकोई है। और म्यांमार में इसकी जो पर्वत श्रेणियाँ जो पाई जाती हैं वो अराकानयोमा, पीगोयोमा, तनासरीयोमा पाई जाती हैं। अब ये हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और ये 8,848 मीटर ऊंची है। अब इसका माउंट एवरेस्ट नाम इसलिए पड़ा है कि जब इसका सर्वे किया गया था तो उस समय एक सर्वेयर जो निर्देशक थे सर जॉर्ज एवरेस्ट थे और उसी के नाम के आधार पर इसको क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। तो ये तो इसका दक्षिण पूर्वी क्रम हो गया। अब इसके बाद में इसका जो तीसरा क्रम है, ये तीसरा क्रम जो पूर्व की ओर पाया जाता है। अब इस क्रम में के अंतर्गत निम्न पर्वत एवं पठार सम्मिलित हैं। पामीर की गांठ के पूर्व की ओर, पामीर की गांठ के पूर्व की ओर एक पर्वत श्रेणी क्रम दक्षिण पूर्व दिशा में चली गई है जिसमें ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है, ये बाथनकारा है और ये शिनलिंग पर्वत श्रेणी है। अब इसी प्रकार
उत्तर पूर्व दिशा में एक दूसरी पर्वत क्रम निकला गया है। ये अल्टाई ताग, नानसन तथा खिंगन पर्वत श्रेणी है। अब हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी के बीच में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, उसको कहा जाता है कुनलुन शिरोरी काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये कुनलुन पर्वत श्रेणी हरा हिमालय के बीच में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब ये कुनलुन और हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच में एक विश्व का सबसे ऊंचा पठार पाया जाता है, जिसे तिब्बत का पठार कहते हैं। और ये तिब्बत का जो पठार है लगभग 4500 मीटर औसत इसकी ऊंचाई पाई जाती है। तो ये इसका तीसरा क्रम हुआ। इसके बाद में इसका जो चौथा क्रम पाया जाता है उसके अंदर और अधिक उत्तर पूर्व में जाते हैं, तो ये त्यान शान, अल्टाई, नानशान पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इसके और अधिक उत्तर पूर्व में जाते हैं तो ये स्टेनेव, याब्लोनोई, कोलिमा, अनादिर और कमचटका पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। बर्खोयांशक पर्वत श्रेणी भी इसी क्रम में पाई जाती है। तो अब एशिया महाद्वीप के अंदर जो पर्वत श्रेणियों का जो अद्भुत क्रम पाया जाता है, अद्भुत विचित्र विशेषताएं पाई जाती हैं, इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सभी महाद्वीपों में से एक विचित्र महाद्वीप है जिसमें विभिन्न पर्वत श्रेणियों की एक श्रृंखला का जाल बना हुआ है। तो ये इसका मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम हो गया। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट आता है नदियों के मैदान है। अब नदियों के मैदान, अब नदियां हैं एशिया महाद्वीप की विश्व की नदियों में से उपजाऊ मैदानों में से एक गिनी जाती हैं। तो इसमें दजला फरात का मैदान है, यह इराक में स्थित है। और दजला फरात जो नदियां हैं वो अरारात पर्वत से निकलती हैं और अरारात पर्वत से निकल करके फारस की खाड़ी में गिरती हैं। फारस की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक सतल अरब बनाती हैं। तो ये दजला फरात जो नदियां होती हैं, इनके घाटियों में ही विश्व की जो प्राचीन जो सभ्यता है, मेसोपोटामियस में सभ्यता है, बेबीलोन सभ्यता है, इसके अतिरिक्त अमेरी और सुमेरी जो सभ्यताएं हैं, इनका विकास भी इन्हीं नदियों के मैदानी क्षेत्रों में हुआ है। दूसरा जो पाया जाता है सिंधु गंगा का मैदान, भारत और पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। तो ये भी विश्व के उपजाऊ एक मैदानों में से है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सिंधु गंगा का मैदान है कांप मिट्टी से निर्मित है। विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ पर आसानी से उत्पादित की जाती हैं। तो यहाँ पर भी प्राचीन जो सभ्यताएं होती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इन्हीं नदी के किनारे हुआ है। और इस क्षेत्र के अंदर आर्य संस्कृति इसी मैदान में विकसित हुई है। इस मैदानी भाग में द्रविड़ और आर्य सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो ये सिंधु गंगा मैदान है। इसके बाद में इरावती का मैदान है और ये इरावती का जो मैदान है म्यांमार में है। इरावती का उपजाऊ मैदान काफ मिट्टी से निर्मित है। सैकड़ों मीटर मोटी परत पाई जाती है। विश्व के विख्यात उपजाऊ मैदानों में से है और यहाँ पर चावल की विशेष कृषि की जाती है। इसके बाद में चौथा जो है वो मीनाम का मैदान है और ये मीनाम का जो मैदान है वो थाईलैंड में पाया जाता है। वैसे भी थाईलैंड एक सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है और थाईलैंड में मीनाम जो नदी है इसकी काप मिट्टी से उपजाऊ मैदान है। गेहूं चावल की कृषि के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इसके बाद में मिकांग का मैदान है। अब ये मिकांग जो नदी है हिंद चीन प्रायद्वीप में पाई जाती है और इसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर भी काफ मिट्टी से निर्मित है। और काफ मिट्टी से निर्मित होने के कारण यहाँ पर भी अनेक प्रकार की कृषि क्रियाएँ की जाती हैं। इसके बाद में सीक्यांग का मैदान है, दक्षिणी चीन में पाया जाता है। और सीक्यांग और उसकी सहायक जो भी नदियाँ होती हैं इनके द्वारा ये उपजाऊ मैदान निर्मित किया गया है और ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी हैं। इसका मैदानी क्षेत्र संकरा है लेकिन चावल तथा कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। इसके बाद में
यांगटीसिकियांग का मैदान है। ये मध्य चीन में है और यांगटीसिकियांग इसकी सहायक नदियों के द्वारा ही उपजाऊ मैदान निर्मित किया गया है। इस मैदान में गेहूँ चावल की विशेष कृषि की जाती है। इसके बाद में हांगो का मैदान है, उत्तरी चीन में है। और ये हांगो जो नदी है, इसका जो उत्पत्ति जो क्षेत्र है, इसका जो पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर लोइस मिट्टी पाई जाती है। तो उस लोइस मिट्टी का अपर्दन करती है और अपर्दन जब होता है तो वो लोइस का जो रंग होता है पीला होता है, इसलिए इस नदी का जल का जो रंग होता है वो भी कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इस कारण इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये पीत सागर में गिरती है। किस में गिरती है? पीत सागर में गिरती है। तो ये हांगो जो नदी है, इसको चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोइस इसके घाटी क्षेत्र में जमा हो जाती है और वर्षा का जो जल है उस घाटी क्षेत्र में समाता नहीं भी और समीपवर्ती क्षेत्र में फैल जाता है। तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण इस नदी को चीन का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदियों के मैदान थे। इसके बाद में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। अब ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो पठार है एशिया महाद्वीप का, इसको भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक अरब प्रायद्वीपीय भाग है, दूसरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, तीसरा है हिंद चीन का पठार है। तो अरब प्रायद्वीपीय पठार एशिया की दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब प्रायद्वीप में स्थित है और इसकी औसत जो ऊंचाई होती है वो 2000 मीटर है। अब ये अरब प्रायद्वीपीय जो भाग होता है, इसके उत्तर में भूमध्य सागर पड़ता है, पश्चिम में लाल सागर पड़ता है, दक्षिण में अरब सागर पड़ता है, पूर्व में फारस की खाड़ी पड़ती है। तो ये इनके द्वारा घिरा हुआ है। अब अरब प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है ये प्राचीनतम चट्टानों से ही निर्मित है, गोंडवाना लैंडस्केप से माना जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है और ये तापमान अधिक होते हैं, वर्षा कम होती है। तो ये क्षेत्र धीरे धीरे मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है, कृषि के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। तो ये अरब प्रायद्वीपीय भाग है। उसके बाद में दूसरा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अब भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है ये एशिया महाद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 1400 मीटर है। अब इस भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर के अंदर विंध्याचल, सतपुड़ा और मालवा का पठार है और दक्षिण के अंदर नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिमी जो ढाल है वो एकदम से खड़ा है और पूर्व की ओर इसका ढाल पाया जाता है। तो ये भारतीय प्रायद्वीप का जो भाग है वो भी प्राचीन शैलों से निर्मित है, प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, गोंडवाना लैंड के समय ही निर्मित हुआ है। लेकिन इसका जो उत्तर पश्चिमी जो पार्ट है भारतीय प्रायद्वीप का, ये लावा से निर्मित माना गया है। काली मिट्टी अधिक पाई जाती है और वो कपास की कृषि के लिए क्या होती है, अधिक उपयोग। अब इस क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं उनकी ये विशेषता होती है कि अपनी घाटी को क्या करती हैं, गहरा करती रहती हैं। इस कारण ये क्षेत्र उबड़ खाबड़ क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। तीसरा है इसमें हिंद चीन का पठार। यह दक्षिणी पूर्व एशिया में फैला हुआ प्रायद्वीपीय पठार है जिसका अधिकांश भाग लाओस, कंबोज, वियतनाम व कंबोडिया में आता है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यह भाग भी वही प्राचीन शैलों से निर्मित है और प्राचीन शैलों से और उबड़ खाबड़ क्षेत्र के रूप में ही पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई वही लगभग 1200 मीटर होती है। तो ये तीसरे नंबर पर आता है हिंद चीन पठार। चौथे नंबर पर है उत्तर की निचली भूमि। जो उत्तर की जो निचली भूमि है ये एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और ये किस रूप में पाई जाती है, ये देखो, ये उत्तर की निचली जो भूमि है एक त्रिभुज के रूप में ही
पाई जाती है। अब इस क्षेत्र के अंदर ओबे, यनीसी, लीना नदियाँ पाई जाती हैं और इसके उत्तर में यहाँ पर क्या पाया जाता है, आर्कटिक सागर पाया जाता है। अब ये आर्कटिक जो सागर है शीत अधिकांश बर्फ से जमा रहता है और इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं जब इस सागर में गिरती हैं तो बर्फ़ का आयतन अधिक होता है। अब बर्फ़ का आयतन अधिक होता है तो इस क्षेत्र की नदियाँ सागर में न गिर करके अपने समीपवर्ती क्षेत्रों में जल को फैला देती हैं। इस कारण यह क्षेत्र दलदली क्षेत्र के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये उत्तर की जो निचली भूमि है आर्थिक दृष्टि से कोई उपयोगी नहीं है। कोई भी नदी मतलब इसके कोई भी बंदरगाह की स्थिति यहाँ पर नहीं पाई जाती है, तो आर्थिक दृष्टि से कोई उपयोगी नहीं माना जाता है। तो ये है इसकी उत्तर की निचली भूमि और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान है, मध्य साइबेरिया का मैदान है और तीसरा है तुर्किस्तान का मैदान है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है द्वीप समूह मालाएं। अब ये द्वीप समूह जो मालाएं हैं एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण दक्षिणी पूर्वी भाग में एक चाँप की भांति फैली हुई है। किसके रूप में फैली हुई है, चाँप की भांति फैली हुई है। तो ये जो द्वीप समूह जो मालाएं हैं ज्वालामुखी की चट्टानों से निर्मित एक तरह से पहाड़ी क्षेत्रीय हैं और इसमें जो मुख्य जो द्वीप पाए जाते हैं वह क्यूराइल, होक्काइडो, हांसू, क्यूशू, शिकोकू, ताइवान, लुजोन, मिंडाओ, समार, नेग्रास, पलावन, सुलावेसी, कालीमंटन, जावा, मदुरा, इरियन, सिंगापुर इत्यादि। तो ये थैंक यू, अपना चैप्टर समाप्त हुआ।